वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं फॉस्टर। दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनका इंट्रो नहीं दिया जाता, तो ये वही वाली मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम जोई और एलेक नाम के कपल को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास आए हुए हैं और दोनों ही काफी उदास लग रहे होते हैं। डॉक्टर दोनों से कहता है कि आप दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इसका साफ मतलब है कि जोई किसी सदमे की वजह से कंसीव यानी गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। डॉक्टर की बातों से हम समझ पाते हैं कि जोई और एलेक दोनों ही चाहते हैं कि उनके घर भी किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे। दोस्तों, जब जोई डॉक्टर से मिलने का वेट कर रही थी ना, तब उनके पास कोई अनाथ आश्रम का एक पेपर छोड़कर चला गया। एंड उस पेपर को घर लाने के बाद जोई एलेक को दिखाते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, क्या कहते हो। लेकिन एलेक का मानना होता है कि वो किसी और के बच्चे को एक पिता का प्यार नहीं दे पाएगा। किसी वजह से जोई और एलेक की खुशियां मानो कहीं गुम सी हो गई हो। इसलिए जोई की खुशी के लिए एलेक अगले ही दिन जोई को लेकर उसी अनाथ आश्रम पहुंच जाता है जिसका पेपर जोई ने उसको दिखाया था। अब फॉर्म वगैरह भरने के बाद उस आश्रम के इंचार्ज मिस्टर लैंग इन दोनों से पूछती है कि आपके पास कोई बच्चा है पहले से, और जवाब में जोई रोते हुए इमोशनल होकर कहती है कि एक एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। जोई को इमोशनल देखकर लैंग उससे आगे कोई सवाल नहीं करती और उन्हें फिर पूरा आश्रम दिखाती है। अब दोस्तों, देखते देखते यहाँ जोई का ध्यान एक बच्चा अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है जिसका पहनावा, बात करने का ढंग और आदतें किसी बड़े की तरह होती हैं। उसको देखकर जोई को काफी सरप्राइज फील होता है। तो इसको देखकर लैंग दोनों से कहती है कि हमारे यहाँ के सारे बच्चे स्पेशल हैं, इसीलिए हम उन्हें स्पेशल घरों में भेजते हैं। वैसे इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, आप दोनों एक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी बच्चे को नई जिंदगी दे रहे हैं। अब इसके बाद जब जोई एलेक के साथ जाने लगती है ना, तो वही बच्चा जोई से बाय करता है और जोई भी जवाब में हाथ हिला देती है। दोस्तों, फिर ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं। फिलहाल बात करें एलेक की, तो वो एक खिलौने की फैक्ट्री का मालिक है जो कि उसे अपने पिता की विरासत से मिला है। लेकिन वही वाली बात है ना, प्रॉब्लम यह है कि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है। जो खिलौने वो बनाता है उसकी डिमांड खत्म हो चुकी है, जिस कारण एलेक की फैक्ट्री काफी ज्यादा लॉस में चल रही थी। दोस्तों, यहाँ तक कि एलेक के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वो तो बस किसी तरह लोन वगैरह लेकर एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहा था। वहीं जोई भी एक बुक स्टोर चलाती है, पर उसने भी काफी दिनों से कोई किताब नहीं लिखी है। असल में जोई बच्चों की किताब लिखती है। बुक स्टोर को बंद करके वो जल्दी घर आती है, जिस दौरान जोई के दरवाजे पर किसी की दस्तक भी होती है और जब वो खोलकर देखती है तो वहाँ वही बच्चा खड़ा होता है दोस्तों, जो कि अनाथ आश्रम में जोई को देखकर मुस्कुरा रहा था। चलिए आपको बताता हूँ, इस बच्चे का नाम एली है, जो कि जोई से कहता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है और मिस्टर लैंग ने मुझे तुम्हारे यहाँ आने के लिए कह दिया। वो जोई को एक फॉर्म दिखाता है जिसमें एली की सारी डिटेल्स होती है। जोई तुरंत इस बारे में एलेक को कॉल करके बताती है और फिर वो एली को लिए टीवी में कार्टून चलाने लगती है, साथ ही उसे दूध पीने के लिए देती है। यहाँ दोस्तों, एली चाय की मांग करता है। यार, बच्चा होके चाय, साथ ही जोई से कार्टून्स वगैरह नहीं, न्यूज चैनल्स लगाने के लिए कहता है। यहाँ शक करने वाली बात यह है कि एली की हरकतें बिल्कुल भी बच्चों वाली नहीं होती दोस्तों। तो इसी बीच एलेक भी घर आता है और तुरंत जोई के साथ एली को लेकर अनाथ आश्रम पहुंचता है। जिस वक्त रास्ते में आप चौंक जाएंगे, बताएं, ये एली ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात करता है जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जैसे देश की हालात, आर्थिक मंदी, इन टॉपिक से बात करता है यार ये। पर दोनों एली के मुंह से बड़े शब्दों जैसी बात को सुनकर काफी हंसते हैं कि बच्चा होकर ऐसी बातें कर रहा है, मतलब बड़ों वाली बात है। दोस्तों, अब आश्रम पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि लैंग की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें इस कारण हॉस्पिटल भी ले जाया जा रहा है। तो एली की फॉर्म को एक अकाउंटेंट देखकर जोई और एलेक से कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा है, जब मिस्टर लैंग वापस आएंगे तो आपको फाइनल कर देंगी। बाकी आप अगर तब तक चाहें तो इस बच्चे को रख सकते हैं, जिस बात से सबसे ज्यादा खुशी जोई को होती है। अब वापस जाते वक्त एली नोटिस करता है कि जोई और एलेक एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। वो गाड़ी में बज रहे गानों को गुनगुनाने लगता है और उन दोनों से भी इसको गाने के लिए कहता है। क्या बच्चा है यार। तो जोई भी खुशी खुशी गाने को गाती है और जोई की खुशी के लिए एलेक भी उस गाने को गुनगुनाता है। इस तरह गुनगुना के ये घर पहुंचते हैं, जहाँ पर एली को सुलाने के बाद जोई जब अपने कमरे में सोने जाती है और एलेक से एली के बारे में बात करने लगती है, तो एलेक उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, जिसको देखकर जोई समझ जाती है कि एलेक एली को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए वो बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ा अपसेट भी होती है कि क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा है ये। जहाँ उसे ऐसे देखकर ना, ये एली का बच्चा यानी कि एली उसको एक बुक ला कर देता है यार और उसको पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। अब जोई वो बुक तो नहीं, लेकिन एक बच्चों वाली बुक को एली को पढ़कर सुनाती है। तब एली जोई से पूछता है कि आपने कमरे को लॉक किया हुआ है, क्या मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। तो जोई मना कर देती, नहीं नहीं, वहाँ जाना मना है, इसलिए तुम भी इस कमरे में ना जाना। फिर दोस्तों, एली जोई को अपने साथ सोने के लिए कहता है एंड जोई भी एली के साथ खुशी खुशी जमीन पर ही सो जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है ना, तो देखती है कि एली उसे ही देख रहा है। वो जोई से बताता है कि आज एलेक काफी सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया है। असल में दोस्तों, एलेक बैंक से लोन लेने के लिए गया था, क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉयज की सैलरी जो देनी थी, पर ऑलरेडी एलेक बैंकों से काफी लोन लेकर अपने बिजनेस के चलते नुकसान उठा चुका है।
इसलिए उसे बैंक लोन देने से मना कर देते हैं। इसके बाद फैक्ट्री पहुंचकर एलेक अपने सारे वर्कर्स को किसी तरह समझाता है कि देखिए इस बार थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मैं जल्दी आपकी सैलरी दे दूंगा। यहाँ जोई एली के साथ गार्डन में घूमने जाती है, जहाँ पर उनको एक भिखारी जैसा आदमी दिखता है जिसका नाम होता है मिस्टर पॉट्स। पॉट्स जोई से कई अजीब बातें करता है जिन्हें सुनकर जोई पहले तो हंस पड़ती है, लेकिन उसके बाद पॉट्स जोई से कुछ छुट्टे पैसे मांगता है और कहता है कि 15 मई 2007। पता नहीं दोस्तों इस डेट में ऐसा है क्या, पर इस डेट को सुनकर जोई तंग रह जाती है और पॉट से पूछती है कि आपको ये कैसे पता। पॉट्स बोलता है कि मैं यूं ही आसपास घूमता रहता हूं तो मुझे सब पता रहता है। अब इस दिन दोस्तों क्या हुआ था, ये इस डेट के पीछे का राज क्या है, जल्द ही पता चल जाएगा। खैर अगले दिन की बात है, एलेक की फैक्ट्री के सारे वर्कर्स काम छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर ही वहाँ पर रुकता है और ये सारी बातें एलेक अब जोई से शेयर करता है कि फैक्ट्री में ऐसा ऐसा हो गया। जोई भी उसकी परेशानी सुनकर तुरंत वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम चिंता मत करो, हम अपना घर गिरवी रखकर इस मुसीबत से निकल जाएंगे। पर दोस्तों एलेक जोई को बिना बताए ही घर गिरवी रख चुका था पहले ही, जो बात अब जानते ही जोई एलेक से गुस्सा होकर चली जाती है। अब रात में जोई एली से स्कूल जाने के बारे में पूछती है कि बेटा स्कूल जाओगे क्या, लेकिन ये एली देखो क्या पूछता है, ये जोई और एलेक के रिश्ते के बारे में जानने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड होता है। जोई बताती है हाँ हम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल के दिनों से ही जानते हैं, पहले तो सब कुछ ठीक था मगर अभी कुछ सालों से हम दोनों के बीच काफी चीजें सही नहीं चल रही है। दोस्तों अगले दिन जोई एली का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और एली लंच टाइम में एक टैक्सी के जरिए स्कूल से सीधा एलेक की फैक्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन एलेक उसको देखकर बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन ये एली उसको डैड कहकर अभी बुलाता है दोस्तों, मगर एलेक कहता है कि सुनो मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना कि डैड कहकर। अब एली एलेक के खिलौनों को देखकर कहता है कि आपके ये खिलौने अब पुराने हो चुके हैं, हालांकि ये अच्छे हैं, वैसे आजकल के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट वाले खिलौने ज्यादा पसंद आते हैं। एली के मुंह से ये शब्द सुनकर दोस्तों एलेक उससे अच्छे से बात करता है। फिर दोनों साथ में घर पहुंचते हैं जहां दोनों को ही जोई डांट लगाती है क्योंकि एली स्कूल में नहीं था जब वो लेने के लिए गई थी। पर जोई का गुस्सा फिर शांत हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एली ने उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया है, जो खाकर जोई बड़ी खुश होती है और एलेक उसको देखकर खुश होता है। दोनों के सोने के बाद वो चुपचाप बाहर आता है और बेंच पर सो रहे पॉट्स के बगल में बैठ जाता है। पॉट्स भी एली से पूछता है कि तुम्हारा नया घर कैसा है बेटा। एली जवाब देता है कि दोनों ही मेरा ख्याल रखते हैं बढ़िया तरीके से, पर मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। तब पॉट्स कहता है कि चीजों को थोड़ा समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इन दोनों का इन बातों से क्या मतलब है, बहुत बड़ा राज है, इस पे जल्द ही पता चल जाएगा आपको। अगली सुबह एलेक की फैक्ट्री में उससे मुलाकात करने के लिए एक अमीर बिजनेसमैन आता है दोस्तों, जो कि अक्सर एलेक से उसके खिलौने खरीदता था। वो बिजनेसमैन एलेक से कहता है कि अब मैं तुम्हारे खिलौने नहीं खरीद सकता क्योंकि अभी पुराने जमाने वाले खिलौने कोई नहीं खरीदेगा और साथ ही इस मंदी के दौर में इनको बेच पाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों वो एलेक से कहता है कि तुम या तो मुझे अपनी फैक्ट्री बेच सकते हो या फिर किसी नए आइडिया या खिलौने के प्रोडक्ट को लेकर आ जाओ। ये कहकर वो चला जाता है, पर एलेक पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसका बुरा टाइम आ रहा है, मतलब हर जगह से उसको नाई हो रही है। वो भारी मन के साथ अपने पिता की कब्र पर जाता है जहां वो कहता है कि आपने इस फैक्ट्री को 50 सालों तक संभाला और अपनी मेहनत से इसे इस मुकाम तक लेकर गए, पर मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है पापा। दोस्तों यहाँ पर एलेक की इन बातों को मिस्टर पॉट सुन लेता है। वो एलेक को एक फूल की तरफ दिखाते हुए कहता है कि उस फूल को देख रहे हो कि कैसे वो उस कब्र से खिल रहा है, यानी कि जहाँ पर किसी की जिंदगी खत्म हो चुकी है उस जगह से वो फूल नई शुरुआत के साथ निकल रहा है। दोस्तों मिस्टर पॉट्स की बात एलेक समझ जाता है और वापस से सब कुछ शुरुआत से करने का फैसला करता है। साथ ही एलेक अब हमेशा एली को अपनी फैक्ट्री लेकर आता है, जिस दौरान एली एक पेंटिंग की तरफ देखकर एलेक से उसके बारे में पूछता है। तो एलेक बताता है कि ये लोगालैंड नाम की एक जगह है जहाँ मैं बचपन से जाना चाहता था पर कभी समय नहीं मिला। इसके साथ ही एलेक एली को एक खिलौना देता है जो कि कई डॉल्स का एक सेट है और उसके एक के अंदर एक रखी हुई है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो एलेक अपनी फैक्ट्री में खाली बैठा होने के कारण सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एली जोई के साथ आता है और दोनों ही कहीं चलने की जिद करते हैं। अब एलेक काम का बहाना भी नहीं दे पाता, इसलिए उसे एली की बात माननी पड़ती है। एली फोन से रास्ता दिखाकर उनको एक जगह लेकर जाता है, जिसको देखते ही एलेक पहचान जाता है कि ये तो लोगालैंड है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले एली से बात की थी। अब पहले तो ये सभी एक छोटी सी ट्रेन में बैठते हैं, जिस दौरान एलेक तो ऐसे दिखाई दे रहा होता है मानो उसका मन ही ना हो, मगर जल्दी वो कुछ बच्चा बनकर सब कुछ एंजॉय करने लगता है, उसे ये पता भी नहीं चलता। दोस्तों अब यहाँ एली का बच्चों वाला नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनता देखकर एलेक अपने और जोई के लिए भी सेम लाइसेंस की मांग करता है। फिर ये लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और आखिर में स्केटबोर्ड भी करते हैं, जो कि जोई और एलेक पहले क्या करते थे। दोनों ही काफी खुश होते हैं और दोनों को इस तरह खुश देखकर एली भी खुश हो जाता है। एलेक मतलब दोस्तों आज अच्छे पिता की तरह वापस आकर एली को किताब पढ़कर सुनाता है। फिर वो जोई के पास जाता है, जो चीज को एली भी देखता है। अब अगली सुबह एलेक और जोई की आंख एक धुन से खुलती है दोस्तों, जिससे एली पियानो के ऊपर रखी एक किताब से देखकर बजा रहा था। एंड इस धुन को सुनते ही तुरंत दोनों नीचे आते हैं
मानो कि उन्हें किसी के यहाँ होने का अंदेशा हो। असल में ये धुन एलेक अपने बेटे को सिखाया करता था, जिसका नाम था सैमुअल। एली पूछता है कि आपका बेटा? तो जोई बताती है कि हाँ, हमारा एक बेटा भी था जिसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया। साथ ही दोस्तों वो एली को सैमुअल की फोटोज भी दिखाती है। वो बताती है कि सैमुअल को फुटबॉल खेलना और देखना बहुत पसंद था। साथ ही दोस्तों आज वो एली को सैमुअल का कमरा भी दिखाती है, जहाँ उसका बेड और सारी चीजें अच्छी तरह रखे हुए होते हैं। एली पूछता है ये कैसे हुआ? अब जोई नीचे खिड़की से देखते हुए बताती है 2 साल पहले जब सैमुअल मेरे साथ एक फुटबॉल मैच खेलकर घर आ रहा था, तब उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी बॉल को लेने के चक्कर में एक कार के सामने आ गया और यही वजह थी कि आज तक ये कमरा बंद रहता था। और इसलिए दोस्तों उस दिन जोई ने एली को यहाँ आने से मना किया था। आज दोनों पति पत्नी अपने मन को हल्का करने के लिए सैमुअल का टेडी बियर लेकर उसकी कब्र पर जाते हैं और काफी रोते भी हैं, पर आज उनका दिल भी हल्का हो चुका है। इस पॉइंट पर दूर से मिस्टर पॉट्स भी उनको देख रहे होते हैं। पता नहीं दोस्तों क्या चीज है, लेकिन ये बार बार बीच में आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। खैर अब रात की बात है तो ऐसे गार्डन में टहलते वक्त जुगनू का पीछा करते हुए एलेक मिस्टर पॉट से मिल जाता है, जो कि वहीं पर सो रहे होते हैं। फिर पॉट्स और एलेक में काफी सारी बातें भी होती है, जिस बीच मिस्टर पॉट्स एलेक से पूछते हैं कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? एलेक कहता है कि जो हमें इतना दुख और तकलीफ देता है उस पर क्या विश्वास करें? तो मिस्टर पॉट्स जवाब देते हैं कि इंसान की यही सबसे बड़ी कमी है, वो हमेशा अतीत यानी कि अपने पास्ट को लेकर दुखी रहता है और भविष्य को चिंता करता है। माना कि यादों की अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में। जिंदगी तो वो है जो वर्तमान में जी रहे हो। इंसान को बस अपने प्रेजेंट को बेहतर करना चाहिए, उसका भविष्य अपने आप सुधरेगा। दोस्तों पॉट्स की ये बातें एलेक को काफी अच्छी लगती हैं और वो खाना खाते वक्त इस बारे में जोई और एली के साथ भी ये बात शेयर करता है। अब इस दौरान एली एलेक के दी हुई डॉल्स को वापस से अंदर रखते हुए कहता है कि मिस्टर पॉट्स किसी मिस्ट्री बॉक्स की तरह है। वो कैसे इतनी समझदारी की अच्छी अच्छी बातें करते हैं किसी को पता नहीं चलता। एली को दोस्तों ऐसा करते देखकर और उसकी ये बात सुनकर एलेक को एक आइडिया आता है और वो तुरंत एली को लेकर अपनी फैक्ट्री पहुंचता है और किसी डिजाइन को बनाने में लगता है। हर डिजाइन को बनाने के बाद वो एली को दिखाता है और अगर एली ने मना कर दिया तो वो दोबारा बनाता है दोस्तों डिजाइन को। काफी डिजाइन को जब एली रिजेक्ट कर देता है उसके बाद भी एलेक रुकता नहीं और आखिर में एलेक की एक डिजाइन को एली हरी झंडी दिखा देता है। असल में एलेक ने एक तरह का मिस्ट्री बॉक्स बनाया था जिसमें वो फैक्ट्री में पड़े खिलौनों में से 5 खिलौने डाल देता है। इसके बाद अगली सुबह एलेक अपने बिजनेसमैन दोस्त और बाकी लोगों को फोन करके उन्हें एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। वो बोलता है कि मैंने एक नया प्रोडक्ट और आइडिया सोचा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बारी आती है प्रेजेंटेशन की, तो उस दिन वहाँ पर एलेक एली के साथ पहुँच जाता है दोस्तों, और प्रेजेंटेशन देने के लिए वो खुद नहीं जाता बल्कि एली को अंदर भेजता है। अब एक बच्चे को देखकर सभी लोग इसे मजाक सोचते हैं और हंसने भी लगते हैं, लेकिन एली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है और एक बॉक्स में से पर्दा हटाता है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क होने के साथ मिस्ट्री बॉक्स लिखा होता है। तभी एक बिजनेसमैन पूछता है कि इसके अंदर कौन सा खिलौना है। एली जवाब देता है कि अगर मैंने ये बता दिया तो इसे मिस्ट्री बॉक्स कौन कहेगा है। वहाँ सभी को एली की ये बात बड़ी अच्छी समझ में आती है, पर दोस्तों फिर एक बिजनेसमैन कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये एक तरह का मिस्ट्री बॉक्स है जिसमें क्या है किसी को नहीं पता, और इसे खरीदने के साथ साथ खोलने में ही बच्चों को आधे से ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट मिल जाएगी। बस दोस्तों फिर क्या था, वहाँ बैठा एक जापानीज कपल तुरंत 20,000 बॉक्स का ऑर्डर दे देता है। फिर सभी लोग अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। एलेक भी ये देखकर बड़ा खुश होता है दोस्तों कि सभी आइडिया की तारीफ कर रहे हैं। अपनी इस खुशी को एलेक अपने परिवार के साथ एंजॉय करता है। साथ ही वो एली के साथ खेलते हुए एक दिन उससे बोल देता है कि तुम मुझे अब डैड बुला सकते हो। ये बात सुनकर एली और जोई बड़े खुश होते हैं। एक रात एली फिर से मिस्टर पॉट से मिलने जाता है, जिनसे वो कहता है कि अब एलेक और जोई अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर जीना सीख गए हैं। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर पॉट्स एली के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह एलेक और जोई पॉट्स को क्रिसमस डिनर के लिए अपने घर इनवाइट करते हैं। पॉट्स भी तुरंत डिनर के लिए आ जाता है, जिसे एलेक शेव वगैरह करके और नहा कर आने के लिए कहता है। तो मिस्टर पॉट्स उनकी बात मानकर साफ सुथरा होकर घर में आ जाता है। सभी बैठकर डिनर करने के बाद काफी एंजॉय भी करते हैं, और जब पॉट्स के जाने का समय होता है ना, तो जोई उन्हें कुछ पैसे देती है जो कि मिस्टर पॉट्स लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं। जोई कहती है कि सड़कों पर भटकने से पहले आप भी तो किसी के बेटे रहे होंगे ना, तो पॉट्स वो पैसे लेकर चले जाता है। दोस्तों रात में जोई जब एली को सुलाने जाती है तो एली उससे पूछता है कि आप एंजल्स में विश्वास करती हैं। जोई कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे एलेक के साथ एक न्यूज शेयर करनी थी। असल में दोस्तों जोई प्रेग्नेंट थी, और जैसे ये खबर एलेक सुनता है ना, वो खुशी से पागल हो जाता है। वो सब कुछ एली से बताना चाहता है, पर जोई कहती है सुबह बताएंगे, अभी वो सो गया है। मगर दोस्तों इन दोनों को ये नहीं पता होता कि एली उन्हें सीढ़ियों पर बैठकर देख रहा है और उसने सब कुछ सुन लिया है। सुबह जैसे होती है तो एलेक तुरंत एली के पास अपनी खुशी शेयर करने के लिए जाता है, पर ये क्या,
वहाँ एली नहीं होता, बल्कि उस जगह पर एक चिट्ठी पड़ी होती है। इसी बीच जोई को अनाथ आश्रम के अकाउंटेंट का फोन आता है, जो बताती है कि मिस्टर लैंग ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ चुकी है। साथ ही वो बताती है कि हमारा आश्रम में एली नाम का कोई बच्चा है ही नहीं, और साथ ही उन्होंने जो फॉर्म अकाउंटेंट को दिया उसमें से एली की फोटो भी गायब हो चुकी है। दोस्तों, ये सुनते ही जोई के हाथ से कॉफी छूट कर नीचे गिर जाती है। वो पास की एक दराज से एली का ल्यूकालैंड वाला लाइसेंस निकालती है, तो उसमें भी एली की फोटो नहीं होती। असल में दोस्तों, एली और मिस्टर पॉट्स ये दोनों ही एंजल्स थे, और ये दोनों एलेक और जोई की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए आए थे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में अनाथ आश्रम का फॉर्म जोई के पास रखने वाला कोई और नहीं, बल्कि मिस्टर पॉट्स ही था। साथ ही उस रात एली के कानों में पॉट्स ने बोला था कि उसके जाने का समय आ चुका है। रोते हुए जोई एली के लंबे से लेटर को पढ़ती है दोस्तों, जिसमें एली ने लिखा होता है कि अब तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और अपने बेटे की बुरी यादों को भुलाकर उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करना चाहिए। एली ने एक भविष्यवाणी भी की थी कि जोई को इस बार एक बेटी होगी। कुछ समय बीतता है जहाँ पर हम जोई और एलेक को उनकी बेटी के साथ देखते हैं। इस दौरान जोई को लगता है कि जैसे एली उनसे मिलने के लिए आया है। वो उसे दरवाजे के पास खड़ा देखती है, जो कि मुस्कुराते हुए चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप भी एलेक और जोई की तरह अतीत की यादों में और भविष्य की चिंता में मत जियो, बल्कि आज में जियो, क्योंकि अगर किसी ने अपने आज को अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली फ्यूचर विल बी ब्राइट। बाकी इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कहीं नहीं जा रहे हम। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।